लाख कहते रहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, लाख कहते रहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा ही नहीं बइजाजत लिखना। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। अक्सर इजराइल ये माहौल बनाता है और दुनिया को लगता भी है, हमारी गोदी मीडिया हो या अमेरिका की गोदी मीडिया हो या दुनिया की गोदी मीडिया हो, वो अक्सर ऐसा दिखाती है जैसे इजराइल इतना ताकतवर है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे जहां चाहे तबाही ला सकता है, जिसको चाहे हरा सकता है, जिसको चाहे तोड़ सकता है। ये सारा कुछ लगातार गोदी मीडिया एस्टैब्लिश करता रहता है और हमारे यहां भी जो भक्त संप्रदाय है, वो भक्त संप्रदाय इजराइल को लेकर ऐसे पागल होता है जैसे, अब क्या कहूं मैं। खैर, इस पूरे भरम को, इस पूरे गुब्बारे को एक पिन लगी है और सारा हवा निकल गया है। जो इजराइल कल तक बहुत ज्यादा उछल रहा था, अचानक बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। अमेरिका, आप जानते हैं, इजराइल का सरपरस्त है और बहुत सारे लोग आलोचना करते रहते हैं कि आप ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिना अमेरिकी सहायता के, बिना अमेरिकी इमदाद के इजराइल कुछ नहीं कर सकता। पूरे गजा में जो तबाही हुई है उसकी कहानी यह है कि उसके पास हवाई ताकत है। हवाई जहाज से पहले बम गिराए जाते हैं, टारगेट फिक्स किए जाते हैं, उसके बाद टैंक वगैरह जाता है और जब टैंक वगैरह जाता है तो वहां पर तीखी लड़ाई होती है। यह सब आपको पता है, मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। तो अब इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम इजराइल को हथियार भेजना रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं नहीं कह रहा, रोक रहे हैं, यानी इस समय हम इजराइल को हथियार नहीं भेजेंगे। हालत यह है कि जिस जहाज में सैकड़ों टन बम थे, उस जहाज को रोक दिया गया, वो इजराइल नहीं पहुंच रही है। हथियारों में और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स है और ये सारा कुछ है। ये सब भेजने पर अमेरिका ने रोक लगाने की बात की है। कारण जो जाहिर तौर पे बताया है, वो कहा है रफा को लेकर हम इसको रोक रहे हैं। रफा को लेकर अमेरिका लगातार ये बात कह रहा था कि रफा के ऊपर या तो हमला नहीं होना चाहिए या फिर हमला तब होना चाहिए जब वहां जितने भी शहरी हैं, नागरिक हैं, उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन किस्सा क्या हुआ? किस्सा यह हुआ कि जो ही सीज फायर का मामला ऐसा लगा कि इजराइल को साइन करना पड़ सकता है, तुरंत रफा पे हमला शुरू कर दिया गया ताकि अगर सीज फायर करना भी पड़े तो उसके पहले रफा को तबाह कर दिया जाए। आसमान से कुछ लीफलेट्स गिराए गए, कुछ पर्चियां गिराई गई कि आप लोग चले जाइए। कहां चले जाते? उस तरफ आप जाने नहीं देंगे, उस तरफ वो जा नहीं सकते, मिस्र में वो जा नहीं सकते, नार्दर्न गजा में लौट नहीं सकते, सदर्न गजा में लौट नहीं सकते, कोई और जाने की जगह नहीं है। वहां से ढकेलते 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 आप ऊपर से नीचे की तरफ रफा में लाके आपने इकट्ठा कर दिया है, जहां लाखों लोग हैं। और अब आप कह रहे हैं कि रफा छोड़ के भी चले जाओ। कहां चले जाएं भाई? तो दुनिया जानती है, दुनिया भर के जो देश हैं उनके राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने बाकायदा बयान जारी किए हैं और दुनिया जानती है कि रफा के नागरिकों को निकलने की जगह नहीं दी गई है, नंबर 1। दूसरा यह कि रफा क्रॉसिंग के पास जो पूरा का पूरा गेटवे था उसको बंद कर दिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। तो जो राहत, जो इमदाद पहुंचने का रास्ता था, वो भी बंद कर दिया गया है। यानी एक तो आप वहां बम गिराएंगे, दूसरे वहां पर इमदाद भी नहीं पहुंचने देंगे। और इमदाद का मामला सिर्फ रफा का नहीं है, उस रास्ते से आगे तक इमदाद जानी है और यह रास्ता रोक दिया गया है। तो ये हालात हैं रफा के, मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ याद कर लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि अमेरिका में लगातार एहतिजाज चल रहे हैं इजराइल के खिलाफ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ यह आंदोलन स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स ने वहां इनकैंपमेंट किया, मतलब वहां कैंप बनाए, और वहां से जो लड़ाई शुरू हुई छात्रों की, वो लड़ाई पूरे अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी फैल गई। यूरोप की तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में इनकैंपमेंट्स हो रहे हैं। मेरी जानकारी में कल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इनकैंपमेंट हुआ है, बाकी जगहों पर भी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में और भी जगहों पर लगातार इनकैंपमेंट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट्स हैं, 4 दिन हल्ला करेंगे फिर घर चले जाएंगे। अमेरिका में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारे इनकैंपमेंट्स खत्म भी कर दिए गए, लेकिन असर होता है, आवाज का असर होता है।
कई बार लगता है कि आंदोलन दबा दिया गया, कई बार लगता है कि मूवमेंट खत्म हो गया, लेकिन उसकी आवाज आज खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में बहुत दूर तक जाती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कुछ हुआ उसकी सैकड़ों हजारों रील्स बनके सारी दुनिया में फैल गई, और सारी दुनिया में फैली तो अमेरिका के अंदर भी फैली। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अमेरिका में जो एक सर्वे हुआ था उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने बाइडेन की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वो इजराइल की आंख मूंद के मदद कर रहा है। अब अगर रफा पे ऑफेंसिव जारी रहता है तो क्या होगा? जितनी तबाही आपने देखी है बाकी गजा में, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा तबाही केवल और केवल रफा में होगी। और जब ऐसा होगा, रफा की तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी, तो अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर और खास तौर पे अरब मुल्कों के अंदर भी जो पहले से ही इतना गुस्सा भरा हुआ है अपने शासकों के लिए, अपने बादशाहों के लिए, निज़ामों के लिए, अपने राष्ट्रपतियों के लिए, वो गुस्सा और कई कई गुना बढ़ेगा। और ये बात तो लगातार की जा रही है कि इस बार अगर अरब मुल्कों ने यही रवैया जारी रखा तो कई अरब मुल्कों में सरकारें गिर सकती हैं, बदल सकती हैं। अब अरब मुल्कों में तो जो होगा वो होगा, बाइडेन को उसकी क्या चिंता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरह से प्रेशर लगातार बढ़ रहा है वो बर्दाश्त करना बाइडेन के लिए आसान नहीं है। इसीलिए जल्दी जल्दी में सीज फायर का प्रपोजल तैयार कराया गया था। कतर और बाकी इजिप्ट, ये दोनों कंट्रीज लगी हुई थी कि किसी भी तरह से हो जाए सीज फायर, और हमास से उम्मीद नहीं थी लोगों को कि हमास सीज फायर को मान जाएगा। इजराइल भी ये मान के बैठा था, नेतन्याहू भी ये मान के बैठा था कि हमास ही नहीं मानेगा, फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमास मांग कर रहा था परमानेंट सीज फायर की, और उसमें 42 डेज के 3 चरणों की बात थी, यानी 42 दिन का एक सीज फायर, फिर 42 दिन का सीधे सीधे, यानी लगभग आप देख लीजिए कि 4 महीने से ऊपर के सीज फायर की बात थी। तो सबको यह लग रहा था, नेतन्याहू ये मान के बैठा हुआ था कि हमास किसी भी हाल में इस सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हमास ने उस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया तो इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो इजराइल ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो कोई और प्रपोजल है, वो प्रपोजल नहीं है जिससे हम सहमत हुए थे, और ना केवल कहना शुरू कर दिया बल्कि रफा के ऊपर लगातार बमबारी भी शुरू कर दी। इसका मतलब बाइडेन बहुत कायदे से इस बात को जानता है, समझता है कि नेतन्याहू किसी भी हाल में सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा। प्लस दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का जो होम डिपार्टमेंट है, उसका बयान आया है कि एक आध दिन में इजराइल को लेकर वो जो ह्यूमैनिटेरियन वाला मामला होता है, ह्यूमन राइट्स का मामला होता है, उस पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला है। और अमेरिकी अखबारों का यह कहना है कि ये रिपोर्ट जो होगी वो इजराइल के खिलाफ होगी, क्योंकि इजराइल ने कई सारे ऐसे बातें की हैं, कई सारे ऐसे दावे किए हैं जिसको पुष्ट करने के लिए, जिसको सही साबित करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उधर इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह से पड़ रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं फलस्तीन को स्टेट का दर्जा देने, फुल स्टेट का दर्जा देने की बात आई थी। दुनिया के बहुत सारे मुल्क, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादातर मुल्क जो है वो फलस्तीन को पहले से ही दर्जा दे चुके हैं इंडिपेंडेंट स्टेट का। भारत तो पहला वो गैर अरब मुल्क था जिसने फलस्तीन को आजाद फलस्तीन मुल्क के रूप में मान्यता दी थी, इसीलिए अपने यहां कंसुलेट भी है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो अमेरिका का वीटो चलता है, वहां तो उन्होंने गिरा दिया, लेकिन यूएनजीए में, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आने वाला है, और सबको यह उम्मीद है कि यूएनजीए में, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, यह प्रपोजल जो लेके आ रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जो लेके आ रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का इस समय मेंबर है, वो भारी बहुमत से पास होने वाला है। यानी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पूरी ताकत के साथ यह बात कहेगी कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क की हैसियत दी जाए। अब जब यूएनजीए में यह प्रस्ताव पास हो जाएगा और भारी बहुमत से पास हो जाएगा, तो एक बार अमेरिका के ऊपर फिर से दबाव पड़ेगा कि वो फलस्तीन को एक आजाद स्टेट की मान्यता दे। तो इधर यूनाइटेड नेशन के लगातार दबाव, आईसीसी का किस्सा मैंने बताया ही है आपको कि यह उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी कभी भी
वारंट जारी कर सकती है नेतन्याहू के खिलाफ। 10 या 12 डेमोक्रेट्स ने बाकायदा पत्र लिखा था धमकी देते हुए, लेकिन अभी सीनेट से खुल के कुछ नहीं आया है कि अमेरिका उस पर क्या स्टैंड ले रहा है। तो अगर इधर नेतन्याहू के ऊपर आईसीसी से दबाव पड़ा, यूएनजीए में प्रस्ताव पास हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले ही सीज फायर का प्रस्ताव पास हो चुका है, ये सारा कुछ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक, एक जमहूरियत वाले देश में प्रेशर बनाता है। तो अमेरिका में जिस तरह का प्रेशर बना है, जो बाइडेन के लिए अब यह बर्दाश्त कर पाना और यह झेल पाना, खास तौर पे चुनाव के साल में यह झेल पाना संभव नहीं होगा कि रफा से तबाही की तस्वीरें वैसे ही आए जैसे गजा से आ रही थी। और नेतन्याहू अब उस पालतू जानवर की तरह हो गया है जो मालिक से बड़ा हो गया है, जो मालिक की बात सुनता नहीं। मालिक कहता है सीज फायर कर लो, वो कहता है नहीं करेंगे। मालिक कहता है रफा के ऊपर मत हमला करो, वो कहता है करेंगे। कारण आप जानते हैं कि नेतन्याहू के देश में, इजराइल में जनता सड़क पे लगातार आकर कह रही है कि सीज फायर एक्सेप्ट कर लो ताकि अगवा किए हुए लोग वापस आ जाएं। लेकिन नेतन्याहू जानता है कि इधर उसने सीज फायर एक्सेप्ट किया, उधर उसकी कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी से किसी भी हाल में चिपके रहने के लिए जरूरी है कि जंग जारी रहे, और जंग केवल रफा में नहीं हो रही, जंग उधर हिजबुल्लाह के साथ भी हो रही, लेबनान के साथ भी हो रही। अभी जो इजराइल के डिफेंस के प्रमुख हैं, जो उनकी आर्मी के चीफ हैं, वो गए हुए थे और उन्होंने कहा है कि लेबनान के साथ अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे। उन्होंने कहा यह एक हॉट समर हो सकता है, यानी गर्मियों के दौरान हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ सकती है। ईरान के साथ तो आप जानते हैं, ईरान ने हमला किया, बदले में इजराइल ने एक छोटा सा हमला कर लिया और मामला फिलहाल शांत है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई चल रही है और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है। अभी कल इजराइल ने अपने 2 ऐसे सैनिकों की फोटो जारी की है जो हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए थे। उसके बाद वीडियो जारी की कि उसने हिजबुल्लाह के इलाके में हमला किया है। वो लड़ाई लगातार चल रही है और ये बात तो बहुत क्लियर है कि बड़ी आसानी से इजराइल के कंट्रोल में स्थितियां नहीं आने वाली। हिजबुल्लाह काफी मजबूत है और अगर ये लड़ाई चलेगी तो दोनों तरफ काफी नुकसान होगा। यानी अमेरिका इस बात को देख पा रहा है कि एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया को ढकेलने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब ये जो हालात हैं वो अमेरिका के लिए बहुत माकूल हालात नहीं हैं, खास तौर पे तब जब जंग चल रही है। हालांकि अमेरिका जैसे मुल्क के बारे में इजराइल के मुतल्लिक कोई भी बात कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने पैसे लगे हुए हैं, इतना पावर गेम वहां चलता रहता है कि कब अमेरिका पलट जाए, किस बहाने पलट जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन आज की बात तो यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, पेंटागन जो वहां का है, पेंटागन के जो हेड हैं, उन्होंने, इन सारे लोगों ने बयान दिया है कि इजराइल को हथियार भेजना हम रोक रहे हैं क्योंकि वो रफा में ऑफेंसिव कर रहा है। और इसके साथ साथ जो CIA के चीफ हैं वो इस समय इजराइल में हैं, उनको भेजा गया है कि वो नेतन्याहू से बात करें और किसी भी तरह उसको सीज फायर के लिए तैयार करें। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ से बाहें मरोड़ी जा रही हैं और दूसरी तरफ से पुचकारा जा रहा है कि देखो चुपचाप सीज फायर के लिए मान जाओ, वरना हम हथियार देना बंद कर देंगे तो रफा के अंदर लड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और इमदाद के हथियार से लड़ने वाले इजराइल के लिए यह कंडीशन बहुत आसान नहीं है। इसलिए अगर आप इजरायली अखबार देखेंगे तो वहां शॉक जैसी स्थिति दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा धक्का लगा है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अमेरिका भी ऐसा कर सकता है। गल्फ के अंदर भी आप जानते हैं लगातार अरब मुल्कों पर प्रेशर पड़ रहा है, वहां की जनता का। टर्की ने इजराइल के साथ अपने जो व्यापारिक रिश्ते थे, जो तिजारती रिश्ते थे, वो तर्क कर दिए हैं। टर्की जो है अब कह रहा है कि हम इजराइल के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे और इसमें इजराइल का काफी नुकसान हो सकता है। दुनिया भर का ये जो प्रेशर है, जो आवाजें उठती हैं ना, उनका अपना असर होता है। हबीब जालिब के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के बड़े शायर थे, इनकलाबी शायर थे, लंबा टाइम जियाउल हक के समय उन्होंने जेल में गुजारा। उनका एक शेर है, जो लोग उर्दू नहीं समझ पाते हैं उनको मैं इसमें कुछ लफ्ज हैं जिनके मानी बता दूं। जुल्मत, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, और इसमें आएगा ब इजाजत, यानी इजाजत लेकर, यानी किसी से पूछ कर। तो हबीब जालिब लिखते हैं, लाख कहते रहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, लाख कहते रहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा ही नहीं ब इजाजत लिखना। तो जुल्मत को, अंधेरे को अंधेरा कहा जाना बहुत जरूरी है।
और हम जैसे लोगों के लिए, सहाफियों के लिए, लेखकों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो बइजाजत लिखने की जगह अपने दिल की बात लिखना सीखें। दुनिया भर में ये जो प्रेशर पड़ा है इजराइल के ऊपर, दुनिया भर से जो ये आवाजें उठी हैं फलस्तीन के पक्ष में, उससे दो बातें बहुत साफ हुई हैं। पहली बात तो ये कि फलस्तीन की आज़ादी की बात जो बिल्कुल दबी हुई थी दोबारा उठ के आई है और दुनिया भर में फलस्तीन की आज़ादी के लिए फिर से आवाजें उठ रही हैं। और दूसरी बात ये कि दुनिया भर को ये समझ में आया है कि इजराइल और फलस्तीन में जो चल रहा है वो इजराइल का घरेलू मामला नहीं है, बल्कि लाखों फलस्तीनियों का भी मामला है और उसको टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ किसी तरह से सॉल्व किया जाए। अब जिनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं इजराइल के साथ, जिनके तिजारती रिश्ते हैं, जिनकी दूसरी सारी चीजें हैं, वो तो इजराइल के साथ खड़े हुए, लगातार खड़े हुए, लेकिन अब वहां भी जो हलचलें हो रही हैं वो उनको अपनी आवाज बदलने पर अगर मजबूर नहीं कर रही हैं तो अपना सुर थोड़ा धीमा करने पर तो मजबूर कर ही रही हैं। मेरे जैसे लोग तो हमेशा चाहेंगे जल्दी से जल्दी सीज फायर हो, जल्दी से जल्दी वहां पर रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो, ताकि गजा के बच्चे दुनिया भर के बच्चों की तरह खुली हवा में सांस ले सकें। आज के लिए इतना ही, और वो अपील जो बहुत ज़रूरी होती है, हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम की हो सकती है। जैसे भी चाहें हमारी मदद करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं। आप हमारी ताकत हैं, इसीलिए हमें किसी से इजाज़त लेकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और जो कहते हैं वो सच कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।